So in collision theory, the reacting species, कोई भी एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है या आयन्स हो सकता है, दे हैव टू कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे से टकराना है तभी वो रिएक्शन होगा। तो सारे कोलिजन्स रिएक्शन में, सारे कोलिजन्स की वजह से रिएक्शन होगा, मतलब प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा, तो वो हम पोस्टलेट्स में देखते हैं। So here if you see, a reaction occurs on the collision of two molecules only if they possess a certain minimum amount of energy. दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोलिजन हुआ तो हर कोई कोलिजन हमें प्रोडक्ट को फॉर्म नहीं करेगा, तभी प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का कुछ मिनिमम है ना, एक लिमिट है, उतना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तभी वो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हमें प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। सो a reaction occurs on the collision of two molecules only if they possess a certain minimum amount of energy. तो ये certain minimum amount of energy जो है अपना नॉर्मल एनर्जी से एक्सेस होगा, it is access to the normal energy of the molecules. Say for example, ये ग्राउंड लेवल है, अभी मॉलिक्यूल की एनर्जी इतना है ना, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो यहां से इतना। सो इफ यू सी मॉलिक्यूल्स का जब इतना एनर्जी है तभी ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इधर बीच में कहीं भी है तो ये प्रोडक्ट को फॉर्म नहीं कर पाएगा। सो द मॉलिक्यूल शुड हैव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे शुड पोसेस a minimum amount of energy, then only they form products. This minimum amount of energy is greater, this minimum amount of energy is greater or excess than the normal energy of the molecules. ये normal energy है, इससे ये minimum amount of energy कभी भी ज्यादा ही होता है। This minimum amount of energy is known as threshold energy. तो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए उसका जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स हमेशा तभी प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा जब उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी का बराबर हो या उससे ज्यादा हो। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी तक होना जरूरी है। सो दे फॉर्म प्रोडक्ट व्हेन दे पोसेस एनर्जी व्हिच इज एटलीस्ट इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। दोज मॉलिक्यूल्स which are having minimum amount of energy are known as activated molecules. Now the collisions between activated molecules, they lead to product formation. So the collision between the molecules other than activated molecules do not lead to product formation, do not lead to product formation or chemical reaction. अगर जो कोलिजन्स हो रहा है उस मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हमने कहा ना, अगर उसके अलावा उससे कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हुआ तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट, द मिनिमम अमाउंट, इसको ऑलरेडी हमने देखा था, व्हाट डू वी कॉल दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। तो ये इनिशियली मॉलिक्यूल्स का एनर्जी है, इतना है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इनिशियली यहां तक है, थ्रेशोल्ड लेवल जो है यहां पर है, तो ये थ्रेशोल्ड लेवल और इसका नॉर्मल एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन ना, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इनिशियली। स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल्स का कितना एनर्जी है वो वाला एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इनिशियली, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? कोई डाउट्स है? ओके।
सो नाउ इसी को हम, अगर हमें 100 मॉलिक्यूल्स दिया है, 100 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स हो रहा है, तो कितना कोलिजन्स हमें प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, कौन सा कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, इसका मतलब कौन सा मॉलिक्यूल हमें प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है वो हम देखेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। हमने ऑलरेडी कंडीशन देखा है, तो उसका मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना है। सो नाउ फॉर द प्रोबेबिलिटी of the reactant molecules to collide with each other and form product, हमको एक मॉलिक्यूल दिया है, तो ये वाला मॉलिक्यूल हमें प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, एक मॉलिक्यूल लिया तो वाला मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होता है, सो है तो मैक्सिमम 1 या उससे कम, तो एक मॉलिक्यूल हमें प्रोडक्ट फॉर्म करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो वो हम देखते हैं कि कैसे। सो यहां पर हम देखेंगे, तो रिएक्टेंट्स कोलाइड होके प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो उसमें मैथमेटिकली अगर हम कंडीशन देखेंगे तो उसका एनर्जी जो है कम से कम E1 और E2 से ज्यादा होना है। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी E1 और दूसरा मॉलिक्यूल की एनर्जी E2 उससे ज्यादा होना है, और E1 प्लस E2 जो है एक्टिवेशन एनर्जी का बराबर है। तो जो मॉलिक्यूल्स, पहला मॉलिक्यूल उसका एनर्जी E1 से ज्यादा होना है, दूसरा मॉलिक्यूल E2 से ज्यादा होना है। ये E1 E2 क्या है, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर ऐसे लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स इज गिवन बाय e पावर माइनस EA बाय RT। इसका मतलब यहाँ पर एक मतलब से फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स आपने लिया, 100 मॉलिक्यूल्स में से कितना कोलिजन्स हमें प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या है, उसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से बराबर या उससे ज्यादा होना है। तो यहाँ पर इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी का हमने कंडीशन लिया, तो e पावर माइनस EA बाय RT इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स। सो कितना कोलिजन्स हमें हो सकता है उसका प्रोबेबिलिटी हमें दे रहा है। सो नाउ व्हाट विल बी द रेट, रेट क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे रेट इज इक्वल टू, रेट dx बाय dt इज इक्वल टू z डैश इंटू e पावर माइनस EA बाय RT। यहां पर आप देखिए कितना मॉलिक्यूल्स है, सारे मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, ऑल द मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोबेबिलिटी, ऑल द मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोबेबिलिटी दैट गिव्स रेट। जितना मॉलिक्यूल्स है सारे मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया, उसमें से कितना मॉलिक्यूल्स हमें प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकता है वो वाला प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमें रेट आ रहा है। सो रेट dx बाय dt इज इक्वल टू z डैश इंटू e पावर माइनस EA बाय RT। सो रेट हमेशा पर यूनिट टाइम हम देखते हैं, यूनिट टाइम और यूनिट कंडीशंस हम लगाते हैं, तो यहाँ पर z डैश का भी हमें कंडीशंस है। सो व्हाट इज z डैश, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो z डैश इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन कंडीशन क्या है, पर ml एंड पर सेकेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स per ml of the gaseous molecules taking part in the binary collisions, जो collisions में participate कर रहा है वो वाला molecules per ml कितना है और per second कितना participate कर रहा है। The number of molecules participating in collisions per ml, एक ml में कितना है और per second, तो एक ml में ज्यादा हो सकता है, उसमें से per second कितना participate कर रहा है, so that gives z dash। so the number of molecules per 1 milliliter are participating in collisions per second, that number into probability। तो यहाँ पर हमें क्या निकाला, से फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से 70 मॉलिक्यूल्स हमें कोलिजन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 70 में से 50 मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारा z डैश क्या होगा, 100 होगा या 70 होगा या 50 होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, हमने
मान के चलिए एग्जांपल हम ऐसे ही मान के चल के बता रहे हैं 100 मॉलिक्यूल्स हैं, कितना में 1 ml में, इस 1 ml में 100 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, इस 100 मॉलिक्यूल्स में से 70 मॉलिक्यूल्स कोलिजन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन कोलिजन्स। तो मान के चलिए स्पैम जो है मतलब 10 सेकेंड्स लिया, लेकिन उसमें से ये 70 में से मान के चलिए 40 मॉलिक्यूल जो है पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कोलिजन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो जेड डैश का नंबर क्या होगा, 100 लेंगे या 70 लेंगे या 40 लेंगे, क्या लेना है हमें, 40 हमें लेना है। सो द कोलिजन नंबर, the number of molecules, that number of molecules z dash which are participating in binary collisions in unit volume or in 1 ml in 1 second, 1 ml में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलिजन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसमें से 1 सेकंड में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, उस नंबर को हम जेड डैश लेते हैं। सो जेड डैश इनटू प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी कितना आया था, e पावर माइनस e बाय RT, it gives rate of reaction, therefore rate of reaction dx by dt is equal to z dash into e पावर माइनस EA by RT। नो तो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, से फॉर एग्जांपल हियर वी आर टेकिंग हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयोडाइड एक दूसरे से कोलिजन हो रहा है एंड दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट होके हाइड्रोजन और आयोडीन हमें दे रहा है। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या होना है, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड जो है ब्रेक होना है, उसके बाद दोनों के बीच में नया बॉन्ड मेक होना है, which means as the bond between hydrogen and iodine is being broken parallelly or simultaneously, a new bond between hydrogen and hydrogen and a new bond between iodine and iodine making will be there। so bond formation और bond breaking दोनों चीज एक साथ होगा। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो है ये परमानेंटली ब्रेक होके हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में परमानेंट बॉन्ड हमें बनेगा और आयोडीन आयोडीन के बीच में परमानेंट बॉन्ड हमें बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर रेट के बारे में हम देख सकते हैं। नाउ वी हैव अनदर वे टू एक्सप्रेस द रेट, हमें एक और मेथड भी है रेट का दिखाने का, जैसे हम स्टार्टिंग में देखा था, है ना, याद है, जैसे से फॉर एग्जांपल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर लिए थे। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 लिए थे। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए होल क्यूब लिए थे, है ना। ऐसे ही यहां पर कंसंट्रेशन का जगह हमें क्या है, नंबर है। कंसंट्रेशन आप किसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मोलारिटी में, नंबर ऑफ मोल्स में, कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां पर हमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो जो कोलिजन्स हो रहा है वो बाइनरी कोलिजन्स है, मतलब एक कोलिजन होना है तो कितना मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होगा, 2 मॉलिक्यूल्स। जब तक 2 मॉलिक्यूल्स नहीं है हमें कोलिजन तो नहीं होगा, which means rate is directly proportional to number of molecules square, number of molecules square। तो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स कम से कम कोलिजन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका मतलब रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इनटू n स्क्वायर। तो रेट क्या है, dx by dt, so dx by dt is equal to kn square। लेकिन हमें ऑलरेडी dx by dt क्या आया था, z dash into e power minus e by rt। अब ये दोनों का हम इक्वेट कर सकते हैं, so now we can equate these two, so dx by dt is equal to kn square and we can equate these two। यहाँ पर हमने ये दोनों को इक्वेट किया है। ओके, so now अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। प्रांजलि कोई डाउट्स है क्या?
No, sir. Okay, okay. See, first of all, we started collision theory. Collision मतलब क्या है? एक दूसरे से टकराना है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे, तभी हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये कॉन्सेप्ट है। नाउ क्या सारे कोलिजन हमें प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? तो उसका आंसर देखा तो नो, ऑल कोलिजन्स डू नॉट लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो कौन सा कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? ओनली दोज कोलिजन्स इन विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स have or the reactant molecules possess a certain minimum amount of energy. मॉलिक्यूल्स को जो है कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना जरूरी है, तभी इसका बीच में जो कोलिजन होगा वो प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। दैट इज द कंडीशन। नाउ व्हाट इज दैट कंडीशन? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। नाउ हाउ टू डिफाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी? इसको एक्टिवेशन एनर्जी से कैसे रिलेट कर सकता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस द एनर्जी पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इनिशियली। स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल्स का कितना एनर्जी है वो हम ले रहे हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस स्टार्टिंग एनर्जी, ये दोनों का डिफरेंस जो है इसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो मॉलिक्यूल हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो अपने एनर्जी को बढ़ा बढ़ा करके थ्रेशोल्ड तक रीच होना है। एक बार वो थ्रेशोल्ड तक रीच हुआ तब वो प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकता है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे रीच होगा? एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो इससे दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, या टेम्परेचर आप बाहर से बढ़ा रहा है तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, वैसे भी उसका एनर्जी बढ़ेगा। तो दो पॉसिबिलिटीज हमें है ना। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स अपने एनर्जी को बढ़ा के थ्रेशोल्ड एनर्जी तक रीच हुआ तब वो प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकता है। नाउ सारे मॉलिक्यूल्स हमने लिया तो कितना मॉलिक्यूल्स का वो कोलिजन, कितना मॉलिक्यूल्स का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी तक होगा उसका प्रोबेबिलिटी हम निकाला है। तो इसका मतलब कोलिजन्स का प्रोबेबिलिटी हम निकाला तो e पावर माइनस EA/RT हमें आ गया है। उसके बाद हमने क्या देखा? रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाह रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पर यूनिट टाइम हम करते हैं, है ना, पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर हमें कंडीशन क्या है? सारे मॉलिक्यूल्स को ले लीजिए, सारे मॉलिक्यूल्स को लीजिए, उसमें से कितना मॉलिक्यूल्स कोलिजन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमें चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन कोलिजन्स, कितना मॉलिक्यूल्स हमें कोलिजन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। नाउ सो कितना मॉलिक्यूल्स कोलिजन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है वो वाला। अब इसमें से एक सेकंड में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? 1 सेकंड में कितना कोलिजन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ml which are participating in binary collisions in 1 second, that is number of molecules z dash हम यहाँ ले रहा है। so this z dash into probability that is equal to rate। लेकिन हमें एक और मेथड भी मालूम है रेट को निकालने के लिए, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन यूजुअली। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, और एक कोलिजन होना है तो दो मॉलिक्यूल्स को कोलिजन होना जरूरी है। इसका मतलब हमें रेट जो है दो मॉलिक्यूल्स का ऊपर कम से कम वो डिपेंड होगा, मतलब सेकंड ऑर्डर का पॉसिबिलिटी आ रहा है। So that is why here we are taking rate is directly proportional to n square. Now that implies rate is equal to k n square. यहाँ k क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। नाउ ये दोनों का हम इक्वेट करेंगे, हमें क्या आएगा? k n square is equal to z dash into e power minus EA/RT। ओके, सो यहाँ पर ये n स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड ले आया तो क्या होगा? k इज इक्वल टू z डैश बाय n स्क्वायर इनटू e पावर माइनस EA/RT। क्लियर? अब इसमें E हमें पता है, E क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल T क्या है? टेम्परेचर, N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये भी तो हमें पता है। अब हमें क्या जरूरी है? हमें क्या चाहिए? Z डैश का वैल्यू चाहिए। What is Z dash? Number of molecules। किसमें? यूनिट वॉल्यूम या 1 ml में, 1 ml में 1 सेकंड में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है कोलिजन में, वो वाला नंबर।
तो ये कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए पहले हम कोलिजन नंबर देखेंगे, कितना कोलिजन्स होगा वो देखेंगे, उसका डबल तो मॉलिक्यूल का नंबर होगा। जितना कोलिजन्स होंगे वो नंबर निकालेंगे तो उसका नंबर मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा। कैसे? एक कोलिजन होने के लिए कितना मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए? 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो अगर हमें 10 कोलिजन्स हो रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कितना हो सकता है? 20। तो इसका मतलब अगर हम कोलिजन्स का नंबर निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नंबर आसानी से डबल करके हम निकाल सकते हैं। So here Z dash is twice the number of molecular collisions. तो यहाँ molecular collisions किसमें कंडीशन क्या था? ऑलरेडी हमने देखा, पर मिलीलीटर पर सेकंड। पर मिलीलीटर पर सेकंड में जितना कोलिजन्स हो रहा है उसी का डबल जो है ये मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा, Z डैश हमें होगा। तो इसके लिए हम Z11 क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ कोलिजन्स। Z11 हमें क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर ml पर सेकंड टाइम। ये 11 क्या है? ये दिखा रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड दोनों सेम है ना, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड को दिखा रहा है 11। अगर 12 हमने लिखा मतलब क्या है? दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। ठीक है, 11 माने दोनों मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूल्स है। यहां पर एग्जांपल हमने देखा हाइड्रोजन आयोडाइड, ऐसे ही। So now our target is to reduce the number of collisions. अभी हमारा टारगेट क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स कितना है वो वाला नंबर हमें निकालना है। So इसके लिए हम मॉलिक्यूल को लिया, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। So ये दोनों का सेंटर का बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये r रेडियस है, फिर इसका भी रेडियस r है। दोनों मॉलिक्यूल्स बराबर हैं तो साइज भी बराबर है। तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस जो है 2r का बराबर है। 2r इज इक्वल टू डायमीटर, सो दिस इज इक्वल टू डायमीटर d। तो दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हमने d लिया। अब देखिए, अगर मान के चलिए यहां पर हमें कोलिजन हो रहा है ना, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स आएगा तो हमने ऐसे लिया ना, तो मॉलिक्यूल्स यहां पर कोलिजन हो रहा है। अगर मॉलिक्यूल्स ऐसे आया, एक ऊपर से एक नीचे से आया, तो ऐसे कोलिजन होगा, फिर ऐसे या फिर ऐसे, है ना। मतलब एक सर्किल या एक स्फीयर हम बन रहा है, उस स्फीयर में 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो सकता है, जैसे ये है। इस स्फीयर के अंदर आप मान के चलिए, अगर आपका मॉलिक्यूल जो है यहाँ ऊपर से ऐसे आके कोलिजन हो रहा है ना, एक्चुअली ये बराबर बनना है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ऐसे। या एक मॉलिक्यूल हमें इधर से आ रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, तो ऐसे हमें कोलिजन्स जो है यहां पर हमने हॉरिजॉन्टल लिया या वर्टिकल ऐसे ले सकता है, वर्टिकल, या क्रॉस डायगोनल ऐसे ले सकता है, या इस तरफ क्रॉस हम ले सकता है, ऐसे। मतलब इस स्फीयर का अंदर ही 2 मॉलिक्यूल्स हमें कोलिजन होने का प्रोबेबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है। तो इस जो सर्किल जो बन रहा है उसका रेडियस किसका बराबर होगा? डायमीटर का बराबर होगा, 2r का बराबर होगा। दिस इज नोन एज कोलिजन क्रॉस सेक्शन। इस एरिया, ये रेड कलर में जो दिखा है ना, इस एरिया को कहते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन। इस एरिया को कहते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन। इसी का अंदर हमें 2 मॉलिक्यूल्स कोलिजन होगा, इसीलिए इसको कह रहा है कोलिजन क्रॉस सेक्शन। तो इस कोलिजन क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा? सर्किल का एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर। यहां r का जगह d है, सो कोलिजन क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई d स्क्वायर। क्लियर? नाउ हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ कोलिजन्स चाहिए, कितना कोलिजन्स होगा। सो ये कितना कोलिजन्स होगा वो जो है हमें 3 फैक्टर्स में डिपेंड होगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स डिपेंड ऑन 3 थिंग्स। फर्स्ट वन, कोलिजन डायामीटर। पहला वन क्या है?
सॉरी कोलिजन क्रॉस सेक्शन। अगर यूनिट वॉल्यूम आपने लिया है, यूनिट वॉल्यूम आपने लिया, यूनिट वॉल्यूम में मतलब 1 ml लिया है, कोलिजन क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स जो कोलिजन हो रहा है ना वो एरिया बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कैसे होगा, ये कोलिजन क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। सो फर्स्ट वन वी हैव सीन the number of collisions. Now here we are seeing this one as Z11. So that Z11 is equal to, हाँ पहला फैक्टर क्या है, पाई डी स्क्वायर, कोलिजन क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड होगा, इनटू एक तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन, दूसरा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होगा। अगर हमारा मॉलिक्यूल बहुत फास्ट मूव हो रहा है तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूल स्लोली मूव हो रहा है तो नंबर ऑफ कोलिजन कम होगा, है ना। अगर मॉलिक्यूल फास्ट मूव हो रहा है तो कोलिजन ज्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूल स्लोली मूव हो रहा है तो कोलिजन कम होगा, which means it depends on velocity of the molecule। तो यहां पर जो वेलोसिटी है इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी possessed by the molecules when they are colliding। जब मॉलिक्यूल्स कोलिजन के लिए जा रहा है, when they are about to collide, जब ये कोलिजन होने के लिए, जब टकराने के लिए जा रहा है, उस समय ये मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सो सेकंड फैक्टर इज रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। सो सेकंड फैक्टर क्या है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होगा। नेक्स्ट तीसरा, अगर यूनिट वॉल्यूम, यहां ml ले रहे हैं ना, पर ml में अगर आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो ज्यादा कोलिजन होगा, पर ml में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो कम कोलिजन होगा, which means it depends on number of molecules। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी ऊपर डिपेंड होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां पर, यूनिट ml में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ml, इसका मतलब नंबर बाय वॉल्यूम, नंबर बाय वॉल्यूम। तो पर ml हमें कैसा आएगा, नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो उसी को कहते हैं हम नंबर डेंसिटी, उसी का हम क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी रो। सो Z11 it depends on relative velocity pi d square and, है ना, ये देखिए द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स बाय वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से जितना कोलिजन्स होगा वो कितना, तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड हुआ, किसके ऊपर, पाई डी स्क्वायर, रिलेटिव वेलोसिटी, या सॉरी पाई डी स्क्वायर, रिलेटिव वेलोसिटी एंड नंबर डेंसिटी। ये मतलब एक मॉलिक्यूल से कितना कोलिजन्स हो सकता है यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड पर ml में एक मॉलिक्यूल कितना कोलिजन्स में पार्टिसिपेट करेगा। नाउ सारे कोलिजन्स चाहिए, सारे कोलिजन्स माने सारे मॉलिक्यूल्स हमें गिनना है, देन अगेन वन मोर रो, सो Z11 is equal to pi d square C relative into rho square। ओके, अगर यहाँ कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क डाउट्स। हाँ बोलिए बेटा। सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग सर्कल के सर हम लोग एरिया सर्किल ले रहे हैं, अगर हम लोग का कोलिजन होगा तो वो तो 3 डायमेंशन में कोलिजन होगा, और जब हमारा 3 डायमेंशन में कोलिजन होगा इसका मतलब ये है कि हमें स्फीयर एक मिलेगा, उसको सारे के सारे लोकस को मिला दे हम लोग तो हम लोग स्फीयर को कंसीडर करना चाहिए ना, तो हम लोग सर्कल को क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जब हम लोग ये कह रहे हैं कि स्लो जाएगा तो भी कोलिजन प्रोबेबिलिटी कम होगी, फास्ट जाएगा तो सर ये भी तो हो सकता है कि अगर हम लोग एक्सट्रीम फास्ट अगर हम लोग वेलोसिटी अगर उसकी रख दे तो वो कोलाइड ना करे, कोलिजन की प्रोबेबिलिटी से तब पर भी सर कम हो जाएगी। देखिए फर्स्ट वन, यहाँ पर हम कोलिजन क्रॉस सेक्शन हम ले रहा है, क्या बेटा सुनाई दे रहा है?
यहाँ पर हमें 3 फैक्टर्स, हाँ ओके थैंक यू निशांत, थैंक यू। सो हियर हमें 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल जाके ज्यादा कोलिजन्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये एक्सट्रीम वेलोसिटी इतना तो नहीं होगा कि एकदम मॉलिक्यूल बर्स्ट हो जाए या ये क्या नाम है कोलिजन से ही बाहर हो जाए, ऐसे तो नहीं होगा। यहाँ पर आप एक मॉलिक्यूल को नहीं सोचिए, यूनिट वॉल्यूम में देयर विल बी मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यूनिट वॉल्यूम ले रहा है तो बहुत ज्यादा कोलिजन आपको होगा। जैसे कि शायद सलोनी ने पूछी ना, अगर उसका वो कह रही कि अगर एक्सट्रीम वेलोसिटी है ताकि वो कोलिजन से भी बाहर निकले, मतलब कोलिजन जैसे मॉलिक्यूल आ रहा है इधर से ऐसे चला गया तो वो कोलिजन काउंट ही नहीं होगा। तो ये जब तक ये कोलिजन के लिए ट्रैवल करेगा तो उस ट्रैवलिंग में हमें कोलिजन काउंट नहीं होगा। जब ये कोलाइड करेगा तभी हमें कोलिजन काउंट होगा। तो ये कोलिजन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो एक बार कोलिजन हो गया, फिर दोबारा जाके दूसरा मॉलिक्यूल से कोलिजन होगा, है ना। सो इफ वेलोसिटी इज मोर देन ओनली इट कैन, है ना, देन नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी मोर एक्सपीरियंस्ड बाय वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से जो कोलिजन्स होगा वो वाला नंबर ज्यादा होगा कब वेलोसिटी ज्यादा है तो वो कौन सा वेलोसिटी लेना है, रिलेटिव वेलोसिटी लेना है। क्यों, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल व्हेन इट इज गोइंग टू कोलाइड। जब ये कोलिजन के लिए जब जा रहा है उस समय उसका वेलोसिटी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ ये डिपेंड होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऊपर। यूनिट वॉल्यूम आप ले रहे हो, यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं सर। हाँ बोलिए। तो जो डायमीटर, सर डायमीटर इंक्रीज करने से मतलब कि मॉलिक्यूल के साइज भी इंक्रीज करेंगे। हाँ तो सर मॉलिक्यूल्स अगर बड़े होंगे तो उनका कोलिजन ज्यादा होगा। हाँ मॉलिक्यूल्स अगर बड़े मतलब तो उनका कोलिजन ज्यादा होगा, हम कह सकते हैं। कोलिजन ज्यादा होगा मतलब एक मॉलिक्यूल का जो एक्सपीरियंस है मॉलिक्यूल, सही है। ऐसे है ना, देखिए मान के चलिए एक लिफ्ट में गया आपने, एक लिफ्ट है, ठीक है। जैसे आपने लिफ्ट में गया, 6 लोग का लिफ्ट है, एकदम मोटे वाले गया है, 4 लोग मोटे वाले गया है ना, एकदम पतले वाले 4 लोग गया है, तो किसका बीच में कोलिजन ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है? तो जब मोटे वाले जाएंगे, है ना। क्लियर है ये, मतलब जो ट्रेंड जो मतलब फैक्टर्स हम ले रहे हैं वो नॉर्मली हम ले रहे हैं। देखिए इसके इस केस में देखिए यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, फिर दूसरा केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। जैसे कि लिफ्ट का एग्जांपल मैंने बताया, अब इस लिफ्ट में जैसे कि 10 लोग का लिफ्ट है, 3 लोग गया तो कोलिजन कम होगा ना। यस सर। अगर 10 लोग का लिफ्ट में लगभग 8 लोग या 9 लोग चला गया तो कोलिजन ज्यादा होगा, है ना। यस सर। तो वैसे सिंपल मतलब अगर नंबर ज्यादा है तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो कोलिजन भी ज्यादा है। ये साइज वाला कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, कोलिजन क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, ठीक है। तो ये मतलब जैसे कोलिजन क्रॉस सेक्शन माने क्या है, यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जैसे हमने बताया था कोई भी डायरेक्शन से आ सकता है, तो इस डायरेक्शन से आके उसका जैसे सलोनी कही थी वो 3 डायमेंशनल वे में होगा, बहुत सही है। 3 डायमेंशनल वे में हमें स्फीयर बनेगा, है ना। तो ये स्फीयर का क्रॉस सेक्शन क्या शेप होता है, क्रॉस सेक्शन हमें सर्किल दिखता है, इस सर्किल का एरिया कितना है, उस एरिया के ऊपर हमें ये नंबर ऑफ कोलिजन्स डिपेंड हो रहा है। तो एक मॉलिक्यूल के हिसाब से πd² इंटू सी रिलेटिव इंटू रो। अब सारे कोलिजन्स चाहिए तो सारे मॉलिक्यूल्स का हमें फिर से लेना है, तो नंबर डेंसिटी अगेन फिर से नंबर डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ पर रो स्क्वायर आया। therefore Z11 is equal to πd² C relative इंटू रो। एक रो तो ऊपर आया था, क्यों, वो 1 मॉलिक्यूल के हिसाब से हमने लिया। अब सारे मॉलिक्यूल्स के इन्वॉल्व करना है, सारे मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्व करना है मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल्स है सबको मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल्स है, n/v, इसी को हमने रो नंबर डेंसिटी ले रहा है।
तो इसका मतलब हम जो ले रहा है ना पाई डी स्क्वायर इंटू सी रिलेटिव इंटू एन बाई वी इंटू एन बाई वी। ये एन बाई वी क्या है, पहले एक मॉलिक्यूल के हिसाब से जब हमने देखा। ये दूसरा एन बाई वी क्या है, पूरा मॉलिक्यूल्स के इन्वॉल्व करने के लिए। एन बाई वी माने क्या है, 1 ml में कितना मॉलिक्यूल्स है, नंबर डेंसिटी। तो पाई डी स्क्वायर इंटू सी रिलेटिव इंटू रो स्क्वायर या एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, जैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भी हम यहाँ पर यूनिट ml 1 ml ही ले रहा है, तो v का जगह 1 आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। पूरा वॉल्यूम आपने सिर्फ 1 ml मान के चला, यूनिट ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है यूनिट वॉल्यूम है, तो v का जगह 1 आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, पाई डी स्क्वायर सी रिलेटिव इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नाउ व्हाट इज सी रिलेटिव, सी रिलेटिव इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का √2 टाइम्स सी रिलेटिव बराबर है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2RT by pi m whole power 1/2। What is m? Mass, R universal gas constant, T temperature, pi 3.14, है ना। इसके रो क्या है ऑलरेडी हमने देखा था, नंबर डेंसिटी। तो ये सारे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आ रहा है z डैश इज इक्वल टू m होल पावर 1/2 आया। सो दिस इज z डैश। लेकिन हमें k क्या है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू z डैश डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इनटू e पावर माइनस e बाय rt। अब k के लिए n स्क्वायर से डिवाइड करिए, इसको n स्क्वायर से डिवाइड करिए और e पावर माइनस e बाय rt से मल्टीप्लाई करिए, e पावर माइनस e बाय rt, तब हमें क्या आएगा, k आएगा। सो अब क्या होगा, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब n स्क्वायर से हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो n स्क्वायर कैंसिल। सो 4d स्क्वायर पाई rt by m होल पावर 1/2 into e पावर माइनस e by rt। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट। कोलिजन थ्योरी में जो रेट कांस्टेंट होगा इसका, तो ये पूरे को जो है e पावर माइनस e by rt के सामने जो फैक्टर है, इस पूरे फैक्टर को हम कांस्टेंट जैसा ले रहा है, तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, k is equal to z into e power minus e by rt। इस कांस्टेंट z को कहते हैं कोलिजन नंबर। इसको क्या कहते हैं, कोलिजन नंबर। सो कोलिजन नंबर z is equal to 4d square into pi rt by m whole power 1/2। So collision number, so collision number is equal to 4d square pi rt by m whole power 1/2। What is collision number? Collision number is the number of collisions per second when there is only 1 mole of reactant per unit volume। unit volume जब ले रहा है उसमें 1 mole reactants है, तो उस समय पर सेकंड में जो collisions होगा उसको कहते हैं collision number। ऐसे हमें रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ रहा है। Now we will check whether it is in Arrhenius form or not। Arrhenius इक्वेशन का फॉर्म में है कि नहीं हम देखेंगे। क्या है Arrhenius इक्वेशन, k is equal to a into e power minus e by rt, इस फॉर्म में है ना। इसको चेक करने के लिए हम दोनों तरफ ln log अप्लाई करेंगे, तो ln k is equal to यहां पर ln, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये t पावर 1/2 के छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट्स हैं। सो d by dt ऑफ ln k, इसका यहां पर हमें क्या है, बाकी कांस्टेंट्स है, इसको हम एक और स्टेप में हम लिख के दिखा रहे हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख रहा है ln 4d square pi r by m होल पावर 1/2, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, प्लस ln t पावर 1/2, ln t पावर 1/2 माइनस ea by rt। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, a पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये 0 गया। अब ln t पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन और माइनस ea by rt का डिफरेंशिएशन, तो ln t पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हमें 1/2
2t आ रहा है प्लस EA/RT²। EA/R इंटू 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t² है, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो EA/RT² आया। Now if you compare these two, 1/2t is much smaller than EA/RT²। EA/RT² का कंपैरिजन में 1/2t की वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो d/dt ऑफ ln k इज इक्वल टू EA/RT²। इसी से हमें अर्हेनियस इक्वेशन आया था, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। तो हम ऐसे कोलिजन थ्योरी का रेट कांस्टेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ यहां पर हमें एक डाउट आ सकता है, जैसे कि हम लोग मॉलिक्यूल्स को सेम लिया था तो Z11 हमने लिखा है ना, मॉलिक्यूल्स को सेम लिया तो Z11 लिखा। अगर मॉलिक्यूल्स अलग अलग है तो Z12 होगा, तो उस केस में रेट कांस्टेंट क्या होगा, उस केस में रेट कांस्टेंट या कोलिजन नंबर क्या होगा वो हम देखते हैं। कोलिजन नंबर Z इज इक्वल टू d² 8πRT इंटू m1 प्लस m2 बाई m1 m2 होल पावर 1/2। कैसे? सिंपल, यहां पर हमने क्या लिया, Z इज इक्वल टू 4d² πRT बाई m होल पावर 1/2, और m का जगह हम क्या लिख रहा है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2। ये दोनों बराबर होना है, हमें μ/2 लिखना है, क्या लिखना है देखते हैं। अगर m1 m2 बराबर है तो क्या हो जाएगा, m² बाय m प्लस m, माने m/2 आ रहा है, लेकिन हमें m आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, m1 m2/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हम क्या लिख रहा है, 2μ लिख रहा है, μ/2 नहीं है 2μ लिख रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2μ हम लिखेंगे तो क्या होगा, 4 को रूट का अंदर ले जाएंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 4 को रूट का अंदर ले जाएंगे तो 16, तो 16/2 8 आ रहा है। तो इसीलिए हमें यहां पर d² इंटू 8πRT इंटू m1 प्लस m2 बाई m1 m2 होल पावर 1/2 आ रहा है। इसका मान है हम m का जगह 2μ लिख रहा है। 2μ इसीलिए लिख रहा है कि जब दोनों का मास सेम हो गया तब भी हमें m ही वहां आ जाए, ठीक है। यहां पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर ये पता नहीं ये समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको, जब अलग अलग हो गया तो क्या हम लिख रहा है z का जगह, एनी डाउट्स? सर हाँ बताइए। सर एक बात बताइए, अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसका लार्ज साइज है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल हैवी होगा, और अगर वो हैवी होगा तो उसे हम लोग को थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइड भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा एनर्जी देंगे तब हम लोग को वेलोसिटी मिलेगी, यानी कि वेलोसिटी भी बहुत मतलब स्लो ही जाएगी, वो उतनी ज्यादा हाई स्पीड में वो नहीं हो पाएगी। और ऑन द कॉन्ट्री अगर हम लोग लाइट मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसे हम लोग एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ में उसका एनर्जी भी तो कम देनी पड़ेगी, और कम एनर्जी में ज्यादा स्पीड भी अटेन कर सकता है। तो इस हिसाब से तो कहने का मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कोलिजन का एज कंपेयर टू हैवी मॉलिक्यूल। आप कहने का मतलब दो फैक्टर जो है फेवरेबल हो रहा है ना, जैसे वेलोसिटी ज्यादा है फेवरेबल कंडीशन है, यस सर, है ना। फिर नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो फेवरेबल कंडीशन है, यस सर, है ना। मास ज्यादा है अनफेवरेबल कंडीशन है, यस सर। लेकिन कोलिजन नंबर में मास ज्यादा जो है वो फेवरेबल कंडीशन है बेटा। क्यों? अगर साइज ज्यादा है तो कोलिजन ज्यादा हो जा रहा है ना। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दे दीजिए, के का एक्सप्रेशन में मास ऊपर है या नीचे है बेटा, देखिए नीचे है, नीचे है, इसका मतलब क्या दिखा रही है वो कि अनफेवरेबल कंडीशन, अगर मास अगर बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा तो रेट घटेगा, सही है। हाँ, लेकिन डायमीटर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि कोलिजन हो रहा है। यस सर, तो दोनों पॉइंट्स लिया ना बेटा इसमें, यस सर, है ना। डी जो है
आप जो कह रही है, आप क्या कह रही है वो सही है, मास जब बढ़ रहा है तो डायमीटर बढ़ेगा ही है ना, यस सर। वो आप कह रही है सही है, गुड कॉन्सेप्ट, करेक्ट। लेकिन साइज बढ़ने की वजह से कोलिजन बढ़ रहा है, मास बढ़ने की वजह से रेट घट रहा है, ये दोनों यहां पर हमें आ रहे हैं, यस सर। है ना, दोनों यहां पर आ रहे हैं, लेकिन इक्वल नहीं है। यहाँ डायमीटर का स्क्वायर है, मास का जो है ये मतलब पावर 1/2 है, ठीक है। नो, अगर दोनों अलग अलग है तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। यहाँ m का जगह 2 म्यू हमने लिया, 2 म्यू क्या, म्यू क्या है, रिलेटिव मास, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। कृतिका आपका माइक ऑन है बेटा। अब तो दोनों अगर हमने m1 m2 को सेम लिया तब भी सेम आना है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्यों, m1 m2 बराबर m ले लीजिए, तब क्या हो जाएगा, यहाँ न्यूमरेटर में m स्क्वायर बाय 2m, m स्क्वायर बाय 2m 2 कैंसिल, m कैंसिल, हमें m आ रहा। तो ये वाला 2, यहाँ 2 आने की वजह से ये 4 रूट का अंदर जाके 16 हो गया, 16/2 8 आया, तो इसीलिए यहाँ पर हमें 8 आ गया है, ठीक है। बस यही समझाने के लिए हमने इतना लिया है। नाउ कम टू ड्रॉबैक्स। यहाँ पर लिमिटेशंस आप ऑलरेडी जानते हैं क्या है, जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी होगा तभी वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये कॉन्सेप्ट तो सही है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स में जब देख रहा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू में फर्क आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स आपको दिया है, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों के बीच में रिएक्शन, या एसिटिलीन या इथाइलिन मॉलिक्यूल, 2 इथाइलिन मॉलिक्यूल्स जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो थियोरेटिकली जो वैल्यू हमें आ रहा है वो कुछ और आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आ रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रेट जो है हमें कम आ रहा है। जैसे कि पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन, यहाँ पर इनका हिसाब से क्या है, जब एक्टिवेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा तब प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ 2000 एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का कोलिजन में से एक कोलिजन जो है हमें प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है ना। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में ही कोलिजन हो रहा है, लेकिन 2000 में से एक ही हमें प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। एक और एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन, इसका देखेंगे तो 10,000 कोलिजन में से सिर्फ एक कोलिजन हमें प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे क्यों है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्टेरिक फैक्टर आया है। तो स्टेरिक फैक्टर तो इन्होंने बताता है कि जो कोलिजन थ्योरी जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो कुछ गलत है। क्या है, उन्होंने मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर जैसे इन्होंने लिया, मॉलिक्यूल्स को स्फीयर जैसे इन्होंने इमेजिन किया, तो इस स्फीयर कॉन्सेप्ट में उन्होंने इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया। He has left internal energy concept that he did not take. Another one है ना, जैसे ये देखें हार्ड स्पेयर्स हैविंग नो इंटरनल एनर्जी, उन्होंने बता रहा है कि मॉलिक्यूल जो है हार्ड स्पेयर्स है विदाउट एनी इंटरनल एनर्जी, ये एक रॉन्ग एजम्पशन है। फिर दूसरा, ये स्फेरिकल मॉडल जो है रिलेटिव ओरिएंटेशन को इग्नोर करेगा। इसको समझना है, जैसे SN1 SN2 रिएक्शंस आप देखेंगे, SN2 में न्यूक्लियोफाइल आगे से आएगा तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, वो पीछे से आके ही अटैक करना है। इसका मतलब वहां पर मॉलिक्यूल का बीच में कोलिजन होने के लिए उसका रिलेटिव ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन माने वो कैसे है, मॉलिक्यूल कैसे है, तो उसका ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड होगा। अगर आगे से आके अटैक करेगा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, पीछे से आके अटैक करेगा तभी हमें वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो लेकिन अगर स्फेरिकल मॉडल आप लेंगे तो आप आगे से आइए या पीछे से आइए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब स्फेरिकल मॉडल इज इग्नोरिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन, इट इज इग्नोरिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये एक ड्रॉबैक है। एक और क्या है, इन्होंने जो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो ले रहा है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ले रहा है ना। एक्टिवेशन एनर्जी हैज बीन ट्रीटेड एज दो इट वर रिलेटेड एंटायरली टू ट्रांसलेशनल मोशन, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ले रहा है। कैसे, रोटेशनल मोशन इन्होंने इग्नोर किया, वाइब्रेशनल मोशन भी इग्नोर किया, वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन माने वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, बस वही मूवमेंट को ये ले रहा है।
लेकिन मॉलिक्यूल का वो खुद रोटेट होने का है, रोटेशनल मोशन इन्होंने नेग्लेक्ट किया, फिर वाइब्रेशनल मोशन भी इन्होंने नेग्लेक्ट किया। तो ये ड्रॉबैक्स का वजह से हमें रेट्स, थियोरेटिकल रेट्स ज्यादा आ रहा है लेकिन एक्सपेरिमेंटल रेट कम आ रहा है, वो हमें यहाँ पर बताया। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब जैसे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें हमें रेट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक फैक्टर ले रहा है, वो स्टेरिक फैक्टर। सो स्टेरिक फैक्टर it takes the relative orientation of the molecules. So जो complex molecules हैं उसमें हम explain करने के लिए steric factor भी हम include करेंगे। So rate constant will become steric factor P into Z is collision number into e power minus EA by RT। तो ऐसे हम यहाँ पर रेट को ले सकता है। तो what is स्टेरिक फैक्टर? यहाँ स्टेरिक फैक्टर क्या है, जैसे उन्होंने बताया था कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा तो तब हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पर ये बताएगा कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स में से कितना मॉलिक्यूल्स को ओरिएंटेशन सही है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन, द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग proper relative orientation in order to form product, उस रेशियो को हम स्टेरिक फैक्टर लेते हैं। So steric factor is equal to the fraction of molecular collisions in which molecule A and B possess relative orientation necessary for the reaction। तो जो collisions हो रहा है उसमें से कितना फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स का रिलेटिव ओरिएंटेशन सही है, वो हमें यहाँ ले रहा है। So this is all about collision theory।